राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि पैट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये है हिस्ट्री, यानी कि हम लोग इतिहास यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा होगा मौर्य साम्राज्य। अभी तक हम 3 हिस्ट्री की क्लास डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पैट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए कंटेंट बना हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा अपना समय ख़राब ना करते हुए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और एक कदम सफलता की ओर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में क्या होता है, इनके मतलब हमें इनका इतिहास जानना है, इनके स्रोत जानने हैं, ठीक है। इनका युग जानना है कि कैसे इन्होंने अपना जीवन यापन किया था, क्या था। तो पढ़ते हैं, मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। किसके? मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। किसमें? चंद्रगुप्त का मौर्य शासन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वो पश्चिम में, यानी कि ऐसे 4 दिशाएं होती हैं, इधर पूरब है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है। तो पश्चिम में कहाँ तक था ये, मतलब इनका शासन पश्चिम में किधर तक फैला था? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन का इतिहास के स्रोत। इन्होंने मतलब इनके इतिहास में क्या स्रोत हैं? मौर्य इतिहास का उल्लेख करने वाले अन्य साहित्यिक स्रोत में चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र का की बृहद कथा मंजरी, कल्हड़ की राज तरंगिणी, विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस तथा सोमदेव की कथा सारित सागर आता है। फिर से सुन लीजिए, मौर्य इतिहास का उल्लेख मतलब उनका विवरण करने वाले अन्य साहित्यिक स्रोत, जो कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की फेमस बुक है ना अर्थशास्त्र, उसमें क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है, विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस है तथा सोमदेव का कथा सरित सागर है, ठीक है। कथा सरित सागर है। आप लोग एक चीज़ और याद रखिए, ये पुस्तकों के नाम उनके लेखक दिए हैं, ये पूछे जाते हैं। स्पेशली मुद्रा राक्षस तो बहुत पूछी जाती है, लेकिन ये 4-5 पुस्तक हैं यहाँ पे, इन्हें एक साइड में नोट करके और उनका मतलब रिवीजन करते रहिए, ठीक है। फिर है धार्मिक साहित्यिक स्रोत में पुराणों में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए कि मौर्य काल की जानकारी कहाँ मिलती है, तो धार्मिक साहित्य के स्रोत में पुराणों में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर है बौद्ध ग्रंथों में जातक, दीर्घ निकाय, दीपवंश, महावंश और वंश थपकासनी, ठीक है, वंश थपकासनी तथा दिव्यावादन में से मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिष्ट वर्णन मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? दिव्यावदन मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रबंध से मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर अशोक के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और गुहा लेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। किसके? अशोक के, ठीक है। अशोक के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख, गुहा लेख आदि से जानकारी प्राप्त होती है। अगला है रुद्रदामन का ठीक है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये चीज़ें याद रखना है कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से, तो अशोक के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि से मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों की उत्पत्ति मतलब मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, मौर्यों की उत्पत्ति। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम क्या था, तो वो उनका नाम मुरा था। और किस जाति की थी? शूद्र जाति की थी।
ठीक है। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल संबंधित थे। अगर परंपरा बौद्ध जो थे परंपरा के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल के संबंधित थे। अब महापरिनिम्बन सूत्र के अनुसार मौर्य पिपलिबन का शासक तथा क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है। अर्थशास्त्र में देखिए कहाँ से, अर्थशास्त्र कौटिल्य व चाणक्य की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ब्रैकेट में लिखा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या है, चाणक्य और कौटिल्य का विवरण द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज प्रबंध विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक होती है। अर्थशास्त्र में जो इनका विवरण मिला है उसकी शैली कैसी है, मतलब उपदेशात्मक, उपदेश देने वाली, और सलाहात्मक, दूसरों को सलाह देने वाली है। ठीक है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार का व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य, कुटिल से व्युत्पत्ति, और स्थानीय नाम चाणक्य, पिता का नाम चाणक होने से था। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त है। कौन है, मतलब रचनाकार यानी उनके जो व्यक्ति है उनका क्या नाम है, विष्णुगुप्त है। गोत्र कौटिल्य यानी कुटिल से व्युत्पन्न थे, और स्थान का नाम चाणक्य, पिता का नाम चाणक होने से था। मतलब जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम इनका चाणक्य पड़ा, इनके पिता का नाम चाणक था तो इनका नाम चाणक्य पड़ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व के महामंत्री थे। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा जा सकता है। यह शास्त्र अनावश्यक, विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने में सरल एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया है जिनका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। क्या हो चुका है, सुनिश्चित हो चुका है। ठीक है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्मादि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस विषय के जितने ग्रंथ अभी तक उपलब्ध हैं उनमें से वास्तविक जीवन का चित्रण करने के कारण यह सबसे अधिक मूल्यवान और शास्त्र हैं। मतलब इसे शास्त्र के द्वारा प्रकाश में न केवल धर्म और अर्थ काम का प्रणयन और पालन होता है, अपितु अधर्म, अनर्थ तथा अवांछनीय का समन भी होता है। ठीक है। इसकी खोज 1905 तंजौर के एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी हस्तलिखित पांडुलिपि के रूप में की थी। इन्होंने इसे 1906 से 1909 के दौरान इसका संस्कृत भाषा में प्रकाशन करवाया तथा मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को यह पांडुलिपि भेंट की। ठीक है। किसने भेंट की, मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को यह पांडुलिपि भेंट की। अगला क्वेश्चन, अगले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या है, जो किताब फेमस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अधिकरण कितने, अध्याय कितने हैं, 15 हैं। प्राधिकरण यानी प्रसंग और उप अध्याय कितने हैं, 180 हैं। श्लोक कितने हैं, 6000 हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, विनयाधिकरण अध्याय का ही है। ठीक है। विनयाधिकरण शासन संचालन से संबंधित नियम कितने हैं, मंडल योनि, सप्तांग सिद्धांत कितने हैं। ठीक है। मंडल योनि को क्या कहते हैं, सप्तांग सिद्धांत, और विनय अधिकरण को क्या कहते हैं, शासन संचालन में संबंधित नियम। ओके। आगे बढ़ते हैं। सप्तांग सिद्धांत राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु राज्य के 7 अंग बताए गए। अगर सप्तांग सिद्धांत पूछा जाए, मौर्य साम्राज्य के सप्तांग सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो मतलब यह उसमें क्या, किसका विवरण है, तो राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो गया।
एक मिनट PDF आ जाए। और कैसी चल रही है तैयारी आप लोग ये बताइए पहले। आ जाओ जल्दी से आगे। ठीक है, आगे का है सप्तांग सिद्धांत। कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य थे, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सप्तांग सिद्धांत, राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? ये राजा है, ठीक है, ये शासन करते हैं, निवास कहाँ करते हैं? सलाह देते हैं। राजा मतलब शासन किस पर करते थे? जनपद पे। निवास कहाँ है? दुर्ग में, ठीक है। मित्र थे इनके। सलाहकार को मंत्री या अमात्य कहा जाता। कोष होते हैं, सेना होते हैं, ठीक है। 3 और 3 6, कितने हैं ये? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वां कहाँ चला गया भाई? 7वां भी होना चाहिए। सलाह, शासन, निवास, ठीक है। 7 अंग बताए गए हैं इनके। ये 7वां 3 3 6 1 7 इसमें ही होगा। हाँ, ये शासन वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि ये मतलब कब बनी, कहाँ से आई, इसके बारे में, इंडिका के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया है, ठीक है। जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर था वो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया। यह यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था, ठीक है। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र का सभा में उपस्थित हुआ था। संभवतः है मतलब क्लियर नहीं, मतलब एक आइडिया लगाते हैं कहाँ मतलब उपस्थित हुए थे? पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। पूछा जाए इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मेगास्थनीज हैं, ठीक है। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है तथा उसके अंश उदाहरण रूप में बाद के अनेक यूनानी रोमी लेखकों ने जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। फिर मेगास्थनीज के अनुसार सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था जिसे उसने पोलीब्रोथ कहा। इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन को 6 समितियों द्वारा चलाने का विवरण है जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन करता है। उसके अनुसार मौर्यकाल की सबसे लंबी सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। मेगास्थनीज इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन करता है। उसके अनुसार मौर्यकाल की सबसे लंबी सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया। अगर पूछा जाए मौर्यकाल में सबसे लंबी सड़क का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग हेराक्लीन यानी कृष्ण व डायनोसियस यानी शिव की पूजा करते थे। मेगास्थनीज मतलब वो अपनी भाषा में कृष्ण को क्या कहते थे? हेराक्लीन, और शिव को क्या कहते थे? डायनोसियस, ठीक है, पूजा करते थे। मेगास्थनीज की भ्रामक बातें, जो भ्रम वाली बातें, वो क्या हैं? भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। महास्थान व सहोग्राह से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख से अकाल की जानकारी मिलती है। भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं है, ये उन्होंने भ्रम फैलाया था जाके। भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में यूनान के समान दास प्रथा नहीं थी, मतलब यूनान में और ही बदतर होगी, यहाँ वैसी नहीं थी, तो उन्होंने लिखा भारत में दास प्रथा नहीं है। बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। कौन कौन सी जातियों में विभाजित था? दार्शनिक, ठीक है, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी या शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, इंस्पेक्टर और मंत्री, ठीक है। फिर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भी एक पुस्तक ही है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नायिका विहीन नाटक है जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बारे में हम, ये पुस्तकें हैं ना, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जाने लेते हैं, ताकि होता क्या है पेपर में पूछते हैं कि
वो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। मुद्रा राजा पुस्तिका किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। पूछते इतना है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा अंदर डीप एक बार नज़र डाल के देखे ले रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं को अपूर्व विश्लेषण मिलता है। क्या मिलता है? अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस कृति की रचना पूर्ववर्ती संस्कृत नाट्य परंपरा से सर्वथा भिन्न रूप में हुई है। लेखक ने भावुकता, कल्पना आदि के स्थान पर जीवन संघर्ष के यथार्थ अंकन पर बल दिया है। यह भारत की प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित यानी कि अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। अगर बाई चांस पूछा जाए कि कौन सी पुस्तक थी ये, विशाख दत्त की मुद्रा राजा पुस्तक को हिंदी में किसने अनुवाद किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। मुद्रा राक्षस में से मौर्य वंश, गुप्त काल व नंद वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से किसकी किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की, गुप्त काल की और नंद वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है राज तरंगिणी। ये भी पुस्तक है। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। ठीक है, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यपमेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। राज तरंगिणी में अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नवीन नगर बसाने का उल्लेख मिलता है। इसमें कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक जालोक को बताया गया। अगर कश्मीर का विवरण पूछा जाए तो किस पुस्तक में है? अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि कश्मीर का विवरण किस पुस्तक में है, तो राज तरंगिणी में है। ठीक है, किसने किया है? कल्हड़ ने किया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का इनका टाइम पीरियड है। चंद्रगुप्त 25 वर्ष की आयु में चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? चाणक्य को हराकर, मतलब चाणक्य की सहायता से, चाणक्य इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनकी सहायता से अंतिम नंद शासक, जो नंद शासक था, मतलब नंद वंश था, उनका अंतिम शासक घनानंद था, उसको पराजित कर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की। एक विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जो मतलब विदेशी थे। उन्होंने सैंड्रोकोटस एक राजा था यूनानी, उसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है। मतलब जैसे उन्होंने इस तरीके को कहा कि मतलब पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की, उनकी तुलना की है उनसे। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा मतलब राजा था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है। 304 से 5 ईसा पूर्व या उसके आसपास बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच उत्तर पश्चिमी भारत पर आधिपत्य के लिए एक भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। युद्ध का निर्णय मौर्यों के पक्ष में रहा और इसकी समाप्ति के बाद दोनों के मध्य एक संधि हुई। सेल्यूकस भी भारत में जब लड़ने आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया था, जिसके उसने क्या किया था, जिसके चलते उन्होंने मतलब आपस में संधि कर ली थी। जब उन्होंने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीत गए हैं तो आपस में संधि की। संधि की शर्तों का उल्लेख स्ट्रेबो ने किया है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया यानी हेरात, आर्कोशिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी मकरान तथा पेरिपोनिस सदई यानी काबुल दिए, जो ये इनके अभी के नाम है, ये पहले के नाम है, दे दिए थे। ठीक है, ये इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच, ठीक है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत यानी मेगस्थनीज को भेजा। पूछा जाए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा, तो मेगस्थनीज को भेजा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य पर राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया, जिसे यूनानी और लैटिन लेखकों ने पालीब्रोथा, पालीबोत्रा एवं पालिम्ब्रोथ नामों से उल्लेखित किया। ठीक है, अगला है जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जो मतलब जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था, बिंदुसार। जैन संत भद्रबाहु के साथ वह मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक जो इस समय है चला गया, जहाँ एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अंतिम समय में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम, जब उन्होंने इस मतलब यहाँ से त्याग कर चले गए थे, तो उनके अंतिम में जो मगध साम्राज्य था इनका, उसमें 12 वर्षों तक भीषण क्या पड़ता रहा, अकाल पड़ता रहा। ठीक है, फिर इनके मतलब पुत्र की कहानी है बिंदुसार। इन्होंने क्या किया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन से दूसरे राजा बने, बिंदुसार। कभी कभी ऐसा होता राजाओं का क्रम लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इनके पहले और बाद में बनाए जाते हैं कि कौन से राजा पहले थे और कौन से बाद में है। तो इसलिए याद रखना, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है इनका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला तथा अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया। ठीक है, दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान में पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, जिसे शांत करने के लिए बिंदुसार का पुत्र अशोक को भेजा गया था। उसके बाद यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमोकस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेलेकस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार अजीपक संप्रदाय के अनुयायी था। ये जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा था कि बिंदुसार मतलब किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, अशोक का देखो 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक कौन था, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अभिलेखों से कोई जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसकी माँ सुभद्रांगी था। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया था। अशोक को अशोकवर्धन तथा दीप वंश में करमौली कहा गया था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का राज कश्मीर तक फैला था। ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में कहा गया कि अशोक का राज जो है वो कहाँ तक फैला है, कश्मीर तक। फिर धम्म प्रचारक जो जिन्होंने इनके धर्म का प्रचार किया वो कौन है, तो नाम और क्षेत्र देखते हैं। महेंद्र तथा संघमित्र यानी श्रीलंका में इन्होंने किया है। अब मजफांतिक ने कश्मीर एवं गंधार में किया है। मज्जिम ने हिमालय में किया है। महाधर्म रक्षित ने महाराष्ट्र में किया है। रक्षित ने वनवासी बने हैं। सोन तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि में किया है। ठीक है, फिर अगला क्या है, अशोक के अभिलेख। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज तक को क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अशोक के अभिलेख से हम लोग टॉपिक को कल शुरू करेंगे, इसका कल बताएंगे, इसके आगे हम लोग कल की जानकारी लेंगे। आज तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए। अब प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। परीक्षा पास आ रही है, अपनी एक टाइम से शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है क्या नहीं है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिए। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मैं भी यहाँ पे कराऊंगी। एक और टॉपिक क्लियर जब हो जाएंगे पूरे, उसके बाद प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट, फिर प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आज की यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। राधे राधे साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
तो फिर गुड नाइट।